वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एचटेट 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको वीडियो पसंद आएगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस वीडियोस हमने डाली हैं बाकी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखें। सीरियल नंबर आपका वही सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 91 टू 150 सेम ऑर्डर में जो है क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम में पूछे गए थे। So first question is the electrons identified by quantum numbers n l। यहाँ पे n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है। उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है। आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल का यूज करेंगे और n प्लस l जो है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एनर्जी जो लेवल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। नाउ सेकेंड ऑप्शन में n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 0, तो 4 प्लस 0 4। थर्ड में 3 प्लस 2 5 एंड फोर्थ में 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब हमने जो है एनर्जी लेवल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इनका जो शब्द शैल है वो भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, n और l की जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में n इज इक्वल्स टू 4 है, l की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं 4p के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड में n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम 4s के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ पे 3d की बात हो रही है। एंड लास्ट है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे हम 3p के बारे में बात करें। तो ये यहाँ पे सब शेल्स हैं आपके और ये इनकी एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है सी में, दोनों में सेम एनर्जी लेवल है एंड बी और डी में सेम एनर्जी लेवल है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब n की वैल्यू देखी जाती है जब एनर्जी लेवल सेम होते हैं, तो जहां पे n की वैल्यू कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, उसका एनर्जी जो लेवल है वो कम माना जाएगा। तो फर्स्ट और ए और सी में जब हम बात करते हैं ए एंड सी में, तो दोनों में हमारी 5 है जो एनर्जी लेवल्स हैं वो। लेकिन फर्स्ट में ए में हमारी आपकी 4p है और सी में आपकी 3d है। यहाँ पे 4p है और सी में आपका 3d है, तो यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कम है, यानी कि इसका जो एनर्जी लेवल है वो कम रहेगा, 4p का ज्यादा रहेगा। सिमिलरली जब हम b और d के बारे में बात करते हैं, सो b का जो है वो 4s है और d का है आपका 3p। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो इसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, 4s का ज्यादा रहेगा, तो ये आपका ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे सबसे कम आएगी आपकी, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, डी बी सी ए करके आपकी ये सीक्वेंस बनेगी, सबसे कम डी की, देन बी की, देन सी एंड ए की जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो इसको जब आप अरेंज करोगे तो इस आपका इस तरह से बनता है ये 3p देन 4s 3d एंड लास्ट में आपका 4p। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक प्लेस बाय। ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में किससे होता है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड फूड वैक्यूल, थर्ड प्लाज्मा जेल एंड फोर्थ प्लाज्मा लेमा। सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है अमीबा में वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट इज। उसको एल्यूमिनियम बॉक्साइट का जो ओर है, एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो Al2O3.2H2, ये इसका बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला होता है। Al2O3 जो है ये एल्यूमिना होता है यहाँ पे, एंड Na3EAlF6 ये आपका क्रायोलाइट होता है। Now next question, question number 94, the correct order of acidic strength of the following compound is। correct order बताना है acidic strength के लिए आपको। so यहाँ पे आपको जो है एसिटिक एसिड गिवन है, फिनोल गिवन है, कार्बोनिक एसिड गिवन है, यहाँ पे वाटर एंड इथीन जो है वो यहाँ पे इथाइन जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम और देखेंगे तो जो एसिटिक एसिड है उसका सबसे ज्यादा रहेगा, देन आपका कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, फिर आपका फिनोल आएगा एंड लास्ट में आपका H2O एंड लास्ट सेकेंड H2O एंड देन लास्ट में C2H2। सो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। अब इनका रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो CH3 COO नेगेटिव जो बनेगा, यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे H प्लस आयन देने के बाद, सो ये जो होता है रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है
इसके अलावा यहाँ पे इसके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें। अगर हम फिनोल की बात करते हैं C6H5OH, तो यहाँ पे जो है फिनॉक्साइड आयन बनेगा आपका, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। और जो आपका C2H2 इथाइन जो है आपका, यहाँ पे ये सबसे वीक एसिड है यहाँ पे, क्योंकि इसको जो है प्रोटॉन को रिमूव करना पड़ेगा अपनी sp जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे। तो ये required to remove proton from sp hybridized carbon atom। तो ये इनका रीजन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी आपकी एसिटिक एसिड की, फिर कार्बोनिक एसिड, देन फिनोल, देन वाटर एंड लास्ट में आपका इथाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मैच द कॉलम। आपको यहाँ पे मेटल गिवन है और उनका एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इनको मैच करना है। सो इसमें जो है एल्यूमिनियम जो है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड डिजोल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट जो होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रायोलाइट अभी हमने डिस्कस किया था, इसका केमिकल फॉर्मूला भी हमने देखा था, Na3Al(F6), ये आपका क्रायोलाइट होता है, इससे किया जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा ए। आयरन जो होता है, आयरन को हम रिडक्शन की हेल्प से जो होता है, रोस्टिंग जो होती है सल्फाइड से, और बाद में उसका रिडक्शन किया जाता है कोक की हेल्प से, तो आयरन का सी हो जाएगा, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड आपका है कॉपर। कॉपर जो है उसको रोस्टिंग की जाती है और बाद में रिडक्शन किया जाता है कोक के साथ, तो इसका बी हो जाएगा। एंड जिंक, जिंक को हम रिडक्ट करते हैं ऑक्साइड बना के, एंड देन उसका ब्लास्ट फर्नेस में जो रिडक्शन कराया जाता है, तो डी। सो C, A, C, B, D ये आपकी सीक्वेंस बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे आपको हैलाइड्स गिवन है। सबसे पहले आप इनके नाम देख लीजिए एक बार। CH3CH2Cl, ये आपका इथाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट जो है आपका CH3CH2CH2Cl, ये आपका प्रोपाइल क्लोराइड है। एंड लास्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये आपका एलाइल क्लोराइड है। एंड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये यहाँ पे आपका रह गया था, ये आपका विनाइल क्लोराइड है। तो ये इनकी नेमिंग है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो जो एलाइल क्लोराइड है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। ये जो है न्यूक्लियो SN1 रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। इसके अलावा जो आपका विनाइल क्लोराइड है ये लीस्ट रिएक्टिव रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 कार्बन्स हैं, इन दोनों के ऊपर ही पार्शली जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो क्लोरीन से अटैच है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
Two identical coils carry equal currents and have a common center, but their planes are at right angles to each other. What is the magnitude of the resultant magnetic force at the center if field due to one coil alone is B? दो आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जिनमें इक्वल करंट है और कॉमन सेंटर है दोनों का, और दोनों को ही जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल में है। आपको बताना है कि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। ठीक है, अगर एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों कॉइल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट एंगल वहां पे आपका बनेगा। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ कॉइल्स B1 एंड B2। ये दोनों कॉइल्स हमने ले ली, इसमें आपका एक का जो है वो B1 है, तो दूसरे दोनों को सेम हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। इसका भी हम जो है B1 का भी B लेके चल रहे हैं एंड B2 का भी B लेके चल रहे हैं। नाउ अब हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे फाउंड आउट करनी है रिजल्टेंट। तो B नेट कितनी हो जाएगी आपकी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज वाली थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों सेम है, तो B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा यानी कि अंडर रूट 2B। सो जो आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ वो आपका थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत, अंडर रूट 2B, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट। दो लाइट सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट कहलाएंगे अगर वो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस करेंगे, थर्ड वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर दोनों वेव्स जो है उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा तब, एंड फोर्थ वेव्स ऑफ सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी की वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, दो लाइट सोर्सेज जब कोहेरेंट होते हैं जब उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, when a mass is hung from the lower of a spring of a negligible mass and extension X is produced in spring, the mass is set into vertical oscillations, the time period of oscillation is। जब आप एक स्प्रिंग में एक मास को हैंग करते हो, ठीक है, जिसका नेग्लिजिबल मास है, ठीक है, और उसमें एक्स जो एक्सटेंशन है वो प्रोड्यूस होता है, और वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं, आपको उसका टाइम पीरियड बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करते हैं, जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम पे आपका जो mg होगा वो किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा। जो बैलेंस्ड है, ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, वेट को कौन बैलेंस करेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की वो उसको बैलेंस करेगी। के एक्स हमारी वो है कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा जो एक्सटेंशन है वो है यहाँ पे। सो दोनों को यहाँ से हम जो है इनको इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ये आएगा x बाई जी। नाउ जो टाइम पीरियड होता है आपका उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो सिंपली हम यहाँ पे m k की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है उसको इसमें प्लेस कर देंगे, 2 पाई अंडर रूट m k की जगह हम क्या रखेंगे, x बाई जी। सो ये आपका आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, with reference to the reaction KMnO4 plus H2C2O4 give rise to MnO2 plus CO2, the equivalent weight of KMnO4 would be, equivalent weight आपको KMnO4 का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको मोलर मास दे रखा है KMnO4 का 158। सो जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और या चेंज इन ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हो, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। नाउ यहाँ पे आज जब आप रिएक्शन देखोगे KMnO4 MnO2, तो यहाँ पे
KMnO4 में जो Mn है मैग्नीज की +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और MnO2 में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है। तो जब आप N फाइंड आउट करोगे चेंज, तो कितना आएगा 7 - 4, यानी कि कितना चेंज आया आपका 3 का चेंज आया। नाउ अब आपको सिंपली जो है वैल्यूज पुट करनी है। मोलर मास कितना गिवन है आपको 158 गिवन है, एन आपका आया है यहाँ पे 3। जब आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 52.66, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम t। मोमेंटम यहाँ पे दे रखा है, मास आपको यहाँ पे दे रखा है, एमपीटी की जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स हैं। आपको बताना है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है या वेरिएबल स्पीड है। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट करेंगे। फोर्स आपका क्या होता है dp/dt। यहाँ पे मोमेंटम आपको गिवन है 3t² + 4। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे ये आएगा आपका 6t। ये आपका यहाँ पे फोर्स आया है। नाउ फोर्स का जो दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो F/m इज इक्वल्स टू a। फोर्स आपकी कितनी आई है 60 आया है यहाँ पे। जो मास है आपका वो कितना गिवन है 2 गिवन है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 3t, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है यहाँ पे टाइम का फंक्शन है यहाँ पे। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, अ टर्निंग फोक A of frequency 384 Hz gives 6 beats in 2 seconds when sounded with another tuning fork B. The frequency of B could be, एक tuning fork है A जिसकी frequency 384 Hz गिवन है, वो 6 beats प्रोड्यूस करती है 2 seconds में। जब दूसरी ट्यूनिंग फोक के साथ उसको साउंड किया जाता है, आपको दूसरी जो ट्यूनिंग फोक है बी उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको बतानी है। जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्या होती है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है 6 बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं 2 सेकंड के अंदर, यानी कि 3 हर्ट्ज जो है ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आई है। नाउ आपकी जो फर्स्ट फोक है जो ए है उसकी कितनी है 384 हर्ट्ज है, यानी कि जो बी होगी उसकी कितनी होगी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो या तो 3+ या 3-, यानी कि 3+ - 384। तो इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी आपकी 381 और 387 हर्ट्ज, ये यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, इन द वेटलेस स्टेट बॉडीज, जब वेटलेसनेस की स्टेट होती है तब बॉडी में क्या होता है, फर्स्ट हैव नो वेट नो इनर्शिया, सेकंड हैव वेट हैव इनर्शिया, थर्ड हैव नो वेट बट पोजेस इनर्शिया, एंड फोर्थ हैव वेट बट डू नॉट पोजेस इनर्शिया। सो जब हम वेटलेसनेस की बात करते हैं तो इसमें जो वेट होती है वो आपके ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। अगर वेटलेस है तो हम वहाँ पे हम ग्रेविटी जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनर्शिया है वो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो मास पे डिपेंड होती है और मास कभी भी जो है आपका जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड को स्टेटमेंट है वेटलेसनेस में वेट नहीं होगा लेकिन जो बॉडी है उसमें इनर्शिया होगा, क्योंकि वो मास जो है वो उसके अंदर है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन, इस कौन से प्लांट में जो रूट होती है वो फूड स्टोरेज ऑर्गन होती है, फर्स्ट पोटैटो, सेकंड ऑनियन, थर्ड स्वीट पोटैटो एंड फोर्थ जिंजर। सो पोटैटो की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है ये, जिसको हम क्या कहते हैं ट्यूबर कहते हैं। ये क्या है आपके अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि यहाँ पे ये रूट नहीं है। सेकंड ऑनियन की बात हम करते हैं तो ऑनियन भी क्या है आपकी एक अंडरग्राउंड स्टेम है ये, और इसको हम क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं। थर्ड स्वीट पोटैटो जो है वो आपके अंडरग्राउंड रूट होती है और उसको स्टोरेज की तरह वर्क किया में लिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। जब हम जिंजर की बात करते हैं तो जिंजर भी क्या है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम है और इसको क्या बोलते हैं हम राइजोम बोलते हैं। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका
थर्ड, रूट की पूछा गया यहाँ पे, जिसको फूड स्टोरेज में ऑर्गन है, तो स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें हम अंडरग्राउंड रूट जो होती है वो एज अ स्टोरेज ऑर्गन वर्क करती है। बाकी तीनों ही अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स है। इनके जो नेम्स हैं, स्पेशल नेम्स जो गिवन है वो आपको याद होने चाहिए। पोटैटो का ट्यूबर होता है, ऑनियन का बल्ब होता है एंड जिंजर का राइजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट मीन पोजीशन। जब एसएचएम में हम पार्टिकल की बात करते हैं मीन पोजीशन पे, तब क्या आपके पास जो कंसिक्वेंसेस बनते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज मिनिमम। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब हम एसएचएम में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होती है आपकी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हम मीन पोजीशन पे बात कर रहे हैं, यानी कि मीन पोजीशन पे ए जो एक्स है वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, वी आपकी क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा ए। एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। एट एक्स इज इक्वल्स टू जब हम 0 यहाँ पे ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 को इससे, तो ए भी आपका क्या आएगा, 0। यानी कि जो v की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम रहती है और जो a की वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी मिनिमम रहेगी। सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज मिनिमम। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, a particle starts from rest with a constant acceleration at a time t second. The speed is found to be 100 meter per second, and 1 second later the speed becomes 150 meter per second. The value of acceleration and the distance traveled during the t plus 1th second will be respectively. आपको acceleration और distance find out करना है जो कि travel हुआ है t plus 1 जो second है उसके अंदर। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, t टाइम जो है वो दिया गया है, इनिशियल स्पीड 100 है एंड 1 सेकेंड बाद कितनी दी गई है, 150। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी जो आपका यहाँ पे आया है, v2 है आपका 150 माइनस v1 है 100, टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड। इतने टाइम t से लेके हम t प्लस 1 के बारे में बात करें तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आया है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसका यहाँ पे चेंज आया है, ये आपका एक्सेलरेशन है। नाउ जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, t प्लस 1th सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u आपका इनिशियल कितना है 100, टाइम पीरियड आपका 1, a आया है आपका 50 एंड अगेन 1 का स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, 100 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 125 मीटर। सो ये आपके 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 125 मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ। अगर आप क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करा रहे हो किसी सब्सटेंस का तो वो किस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट, देयर सोलिबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। सेकंड, द डिफरेंस इन देयर वोलेटिलिटीज। एंड थर्ड, देयर डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। फोर्थ, द डिफरेंट एक्सटेंस टू देयर एब्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल। तो क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन होता है उसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, जो सेम मटेरियल उनको किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है उस एक्सटेंट पे वो डिपेंड होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, द ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड। इसमें से कौन से ये जो प्लांट है उसकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है और ट्रू स्टेम यहाँ पे पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बनाना। बनाने में जो आपकी स्टेम आपको दिखाई देती है बाहर, वो क्या होती है, जो एरियल स्टेम है वो कैसी आपके यहाँ पे, एरियल स्टेम को हम क्या बोलते हैं, सूडो स्टेम बोलते हैं। वो एक्चुअली में लीव्स होती हैं जो एक दूसरे पे रैप होती हैं। जो इसकी रियल स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, और इस अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है उसको आप क्या बोलते हो, राइजोम बोलते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। बम्बू, मिंट एंड शुगर केन तीनों में ही एरियल स्टेम आपको देखने को
मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इन विच स्टेज आर क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस? कौन से स्टेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं मियोसिस की? फर्स्ट जाइगोटीन, सेकंड पेक्टाइन, थर्ड डिप्लोटीन एंड फोर्थ डाइकाइनेसिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो सेकंड ऑप्शन है। पेक्टाइन में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, वो डाइवैलेंस की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन अ सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विद ग्लास रोड द रोड? जब आप एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के साथ रब करते हो तब क्या होता है? जब आप किन्हीं भी दो सब मटेरियल्स को एक दूसरे से रब कराते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एफिनिटी वाले ये जो मटेरियल होता है उससे हायर एफिनिटी वाले जो मटेरियल होता है उस पर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सिल्क है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडोन इन यूनिवर्सल कोड? इसमें से कौन सा नॉनसेंस कोडोन है, यानी कि वो जो किसी भी ही एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। तो आपके पास तीन जो है नॉन सेंस कोडोन है यूनिवर्सली, वो कौन कौन से आपके? UAG, UAA एंड UGA। सो ऑप्शंस में आपको कौन सा गिवन है यहाँ पे? UAG। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-bromobutane रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ? अगर आप 2-bromobuटाने से HBr का एलिमिनेशन कर रहे हैं तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? तो जब हम सेट-जेफ रूल अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में तब यहाँ पे आप रिएक्शन लिखते हैं 2-bromobutane माइनस HBr। यहाँ पे आप एलिमिनेशन करा रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन है और हम क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं? सेट-जेफ रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो आपको जो है कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट आपकी जो बनती है उसमें बनता है आपका 1-ब्यूटीन और जो सेकंड है उसमें बनता है आपका 2-ब्यूटीन। लेकिन जो आपका ज्यादा फेवर्ड प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? आपका 2-ब्यूटीन होगा, क्योंकि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है, यानी कि 2-ब्यूटीन की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा होगा। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटेड एट 106 किलोवाट? कितना मास जो है तो कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में पर डे? अगर आपको 106 किलोवाट पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो तो सबसे पहले हम पावर जो है वो कितने गिवन है आपको? ये 106 नहीं है, ये 10⁶ है, किलोवाट है ये, इस तरह से। नाउ एनर्जी, इसको पहले हम जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 10⁹ जूल पर सेकंड। एनर्जी पर डे अब निकालेंगे हम, पावर इनटू में सेकंड्स इन अ डे, यानी कि 10⁹ इनटू में 24 इनटू में 3600 जूल, ये आपकी पावर होगी पूरे दिन में। नाउ E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। E आपके पास है, C के वैल्यू आपको पता है, आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास आएगा आपका, एनर्जी है 10⁻9 24 इंटू 3600। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸8। सोल्व करोगे इसको, ये आएगा आपका 8.64 इंटू में 10⁻13 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻16। फर्दर सोल्व करने पे ये नियरली आपका आता है 0.96 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और नियरली इसको और आप सोल्व करोगे तो 0.96 ग्राम्स, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया हमने। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्रास रोड बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%?
आपको ब्रास रोड का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है कि उसका जो लेंथ है उसमें 1% का इंक्रीज आए। यहाँ पे आपको जो अल्फा है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। लीनियर एक्सप्लेनेशन जो है उसका फॉर्मूला जो डेल्टा एल होता है वो आपका होता है एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी आपको फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा टी हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई एल। कितना इंक्रीज चाहिए आपको? 1% जो है वो इंक्रीज चाहिए, यानी कि 0.01 का इंक्रीज आपको चाहिए। अल्फा आपको गिवन है 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपको। आंसर आएगा आपका 500 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के लिए? सो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? C इज इक्वल्स टू 1/m dq बाय dt, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। सो ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आपका सही है। सेकंड, इट मे हैव नेगेटिव वैल्यू, ये भी सही है। थर्ड, इट एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस, ये भी सही है स्टेटमेंट। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। सो सारी स्टेटमेंट हमारी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ये ए जो है एडियाबैटिक भी हो सकती है आपकी, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी। pH कितनी होगी एक्वस सॉल्यूशन FeCl3 की? लेस देन 7, 7, मोर देन 7 एंड फोर्थ मोर देन 14। सो FeCl3 की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस FeOH3 का सोल्ट है। तो जब हम FeCl3 को जो है वाटर से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे आपको जो है कैटानिक हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी, और जो वाटर है उसमें H+ आयंस जो है वो रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो pH है आपकी क्या होगी? लेस देन 7 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। Next question number 117, with what acceleration should a box descend so that a block of mass m placed in it exerts force mg/4 on the floor of the box? कितने एक्सेलरेशन जो है आपको एक बॉक्स पे लगाना चाहिए ताकि वो जो बॉक्स है, एक ब्लॉक है मास जिसका m गिवन है वो एक्सर्ट करे कितनी mg/4 फोर्स जो है वो एक्सर्ट करे फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे n आपका नॉर्मल जो रिएक्शन पहले वो कैलकुलेट करेंगे, आपका कितना आएगा? mg-a। आपको गिवन कितना है? इतना आपको गिवन है ये। नाउ दोनों वैल्यूज जो है उनको कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। mg-ma इज इक्वल्स टू mg/4, एक तरफ लेके आएंगे टर्म्स को। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपका आएगा 3 mg/4। m से m कैंसिल एंड एक्सेलरेशन आपका आएगा 3g/4, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर? कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट एस्पार्टिन, ये है। सेकंड सुक्रोलोज, ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। थर्ड सैक्रिन, ये भी है। फोर्थ नॉर्थिंड्रोन, ये नहीं है, ये आपका जो है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टिन है ये, जिसको हम ओरल कंट्रासेप्टिव्स में यूज करते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? फर्स्ट, सो राइबोसोम्स आपके आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं यहाँ पे। सो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, mRNA प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मेटाजोन्स विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। जो मेटाजोन्स होते हैं जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं पैराजोआ। इसमें आपके स्पंजेस आते हैं, जिसमें आपको सेलुलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। यूमेटाजोआ जो होते हैं, इसमें आपके थ्रू टिश्यू लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जितने भी स्पंजेस के बाद आपके फाइलम है, वो सारे यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ जो है इसमें नहीं होता, ये एक अपना सेपरेट किंगडम है, जिसमें आप यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको रखते हो। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। एंड मेटाजोआ जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटाजोआ को पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो यहाँ पे आपको सेलुलर लेवल देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? फर्स्ट नेचुरल गैस, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड कोल एंड फोर्थ वुड। तो वुड आपका जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल तीनों ही जो है आपके फॉसिल फ्यूल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट? इसमें से कौन सा सोर्स है जो बेस्ट क्रोमेटिक लाइट देता है? फर्स्ट बल्ब, सेकंड एलईडी बल्ब, थर्ड मर्करी ट्यूब एंड फोर्थ लेजर। सो लेजर जो है आपका बेस्ट सोर्स है इन गिवन ऑप्शंस में से। मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसका लेजर की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। ये है आपकी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, काफी बार एग्जाम्स पे पूछ ली जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 123, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू। फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, सेकंड फोटोपीरियडिज्म, थर्ड क्लाइमेटिक इफेक्ट एंड फोर्थ फोटो रेस्पिरेशन। तो जो फाइटोक्रोम से आपके वो फोटोपीरियडिज्म से रिलेटेड है, जो कि मेनली फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं प्लांट की। क्वेश्चन नंबर 124, 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt are internal resistance 0.015 ohm are connected in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. The value of current drawn. So 6 LED टाइप के आपके सेकेंडरी सेल्स हैं जिनका EMF आपको 2 वोल्ट दे रखा है हर एक सेल का। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है। जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, आपको करंट बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे हम, इजिकल्स टू 6 इंटू में 2 यानी कि 12 वोल्ट आ जाएगा। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना गिवन है आपका? ईच का गिवन है 0.015, तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू 0.015 ओम, यह आएगा आपका 0.09 ओम। एक्सटर्नल कितना है आपका? 8.5 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर देंगे हम। इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं।
सो आर प्लस आर कितना हो जाएगा आपका 0.09 प्लस 8.5, ये आएगा आपका 8.59 ओम। नाउ आपका जो करंट होता है आई क्या होता है आपका बी बाई आर, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 12 वोल्ट और आर आया आपका 8.59। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आपका आएगा नियरली 1.40 एम्पियर। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है गैमेटोफाइट की वेजिटेटिव स्टेट से स्पोरोफाइट में बिना स्पोर्स के फॉर्मेशन के, तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो एपोस्पोरी। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, a chromosome of sperm is formed from which part of the spermatid। क्रोमोसोम होता है स्पर्म का, वो स्पर्मेटिड के कौन से पार्ट से बनता है? फर्स्ट सेंट्रोसोम, सेकंड गोल्गी बॉडीज, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ राइबोसोम्स। सो जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उससे आपका एक्रोसोम बनता है। इसमें जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब स्पर्म जो है पेनिट्रेट करता है उनको, तो उसकी जो वॉल होती है उसको ब्रेक करने के लिए उस एंजाइम्स का यूज किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है एक्रोसोम की फॉर्मेशन, वो कब होती है? स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। इसमें से कौन सा बास्ट फाइबर नहीं है? बास्ट फाइबर्स यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फ्लोएम फाइबर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट है आपका कोयर, सेकंड जूट, थर्ड हेम्प एंड फोर्थ फ्लेक्स। सो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं आपके इनर फाइबर्स होते हैं, तो कोर, जूट, हेम्प एंड फ्लेक्स तीनों ही क्या है आपके बास्ट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं ये, जो कि अंदर मिलते हैं स्टेम में। जो कोर होता है वो आपका जो फ्रूट की जो मीजोकाप होती है, कोकोनट जो फ्रूट है उसकी जो मीजोकाप है वो होती है, उसको कोयर बोला जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, ऑल फंजाई आर फर्स्ट होलोट्रॉफ्स, सेकंड सेप्टोट्रॉफ्स, थर्ड हिटरोट्रॉफ्स एंड फोर्थ एजोट्रॉफ्स। सो जितने भी फंजाई हैं वो आपके हेटरोट्रॉफ्स होती हैं। हेटरोट्रॉफ्स में सभी टाइप के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आ जाते हैं, पैरासिटिक, सेप्टोट्रॉफ्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक। देन एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक रियल इमेज बना रहा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की, जो कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है। अगर आप लेंस के अपर हाफ को ब्लैक पेंट कर देते हो तब क्या होगा? फर्स्ट, द इमेज विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, सेकंड, द इमेज विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, थर्ड, द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड एंड फोर्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल नॉट चेंज। तो इसमें जो इमेज है वो आपकी शिफ्ट नहीं होगी। आपने ये जो मिरर लेंस है उसका सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको जो है ब्लैक पेंट किया है, तो इससे इमेज के जो डिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इमेज जहां पहले बन रही थी पेंट करने से पहले अभी भी वहीं पे बनेगी, बस उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें से किसके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है? PO4 3 नेगेटिव, सेकंड SO4 2 नेगेटिव, थर्ड BF4 नेगेटिव एंड फोर्थ XeFO4। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। जो XeF4 होता है यहाँ पे इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। बाकी तीनों जो है इनमें आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी और टेट्राहेड्रल शेप होती है इनकी। जो XeF4 है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर शेप है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है एंड 4 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें से कौन सी टर्म यूज की जाती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ऑर्गेनिज्म की, उसको वो करने के लिए, बताने के लिए? फर्स्ट पैलिनोलॉजी, सेकंड पैलियोबॉटनी, थर्ड फाइलोजेनी एंड फोर्थ ऑन्टोजेनी। तो यहाँ पे हम जो फाइलोजेनी है उस टर्म का यूज करते हैं। सो जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी ग्रुप की, उसको शो करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 132, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको जो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। जब हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है N2O3 गिव राइज टू NO प्लस NO2। इसमें जब डेल्टा एन जी की जब आप वैल्यूज निकालोगे तो ये कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, KP इज इक्वल्स टू KC R T, ये आपकी जो है रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट 2NH3 गिव राइज टू N2 प्लस 3H2। यहाँ पे डेल्टा Ng जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आता है 2। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी KP इज इक्वल टू KC RT का स्क्वायर। थर्ड 2SO2 प्लस O2 गिव राइज टू 2SO3। यहाँ पे डेल्टा Ng आपका आता है -1। तो यहाँ पे KC इज इक्वल्स टू KP RT ये रहेगा। एंड फोर्थ जो है उसमें आपका डेल्टा Ng आएगा 0, यानी कि KC इज इक्वल्स टू KP। सो ये आपका ऑर्डर रहेगा यहाँ पे। सो मैच जब हम करेंगे तो A का आएगा फोर्थ, फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसका फोर्थ आ रहा है यहाँ पे। देन सेकंड का आएगा KC इज इक्वल्स टू KP RT। थर्ड सी ऑप्शन का आएगा आपका KC इज इक्वल्स टू KP, थर्ड ही रहेगा। ये सेकंड है आपका यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1। सो करेक्ट ऑर्डर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। A का 1, B का 4, C का 2 एंड D का 3। ये वाला यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको। तो आप सिंपली यहां से इनको मैच कर सकते हो। ये जो है आपका ऑर्डर रहेगा यहाँ पे का 1, ये आपका ये है, इसका 1 रहेगा। देन B का 4th, KC ये वाला, एंड C का 2 एंड D का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, which of the following statement is correct with respect to property of elements in the carbon family with an increasing atomic number? कौन सी स्टेटमेंट सही है जब आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेते हैं कार्बन फैमिली में, जब एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो एटॉमिक नंबर है कार्बन फैमिली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर हमने प्रॉपर्टी लिया यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका जो है वो बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। थर्ड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा, ये भी गलत है। नीचे आपको जो है मेटालिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। एंड फोर्थ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। यस, जब हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो ऊपर आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, और नीचे जाने पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होती है वो कैसी होती है, फर्स्ट हीमोकोरियल, सेकंड एपिथेलियोकोरियल, थर्ड सिंडेस्मोकोरियल एंड फोर्थ हीमोइंडोथीलियल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हीमोकोरियल होती है, क्योंकि जब कुछ टाइम के लिए जो मदर का ब्लड है वो जो आपका फीटस है उसके कांटेक्ट में आता है जो प्लेसेंटा के थ्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, till 2006 there were 9 planets in the solar system. Now there are only 8 planets in the solar system. Out of these planets, which planet not a member of the solar system? 2006 तक जो है 9 planets थे, लेकिन अब हम 8 ही planets को कंसिडर करते हैं सोलर सिस्टम में। सो कौन सा प्लेनेट हटाया गया है, फर्स्ट यूरेनस, सेकंड प्लूटो, थर्ड नेपच्यून एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। सो जो प्लूटो है उसको 2006 तक आप जो है प्लैनेट मानते थे, लेकिन उसके बाद नहीं मानते, उसके बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट जो है उसमें कंसीडर किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन
two cubic faces FCC and BCC whose length are 3.5 angstrom and 3 angstrom. The ratios of their density, डेंसिटी का जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे आपको बताना है। तो जब हम रेशियो की डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू ZM NA एवोगैड्रो नंबर इनटू में A क्यूब, ये फॉर्मूला है यहाँ पे फॉर FCC के लिए जो Z है उसको हम Z1 लेके चल रहे हैं, ये 4 रहता है आपका। A1 आपका कितना गिवन है 3.5 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और BCC Z2 लेके चल रहे हैं, इसके लिए ये होता है 2, और A2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3 एंगस्ट्रॉम गिवन है। नाउ सिंपली अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, रो 1 रो 2 वैल्यूज पुट कर देंगे हम सिंपल। M की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और Na की वैल्यू भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 42.875 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.259। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, an alkene was treated with ozone and the resulting compound on hydrolysis gave 2-pentanone and ethanol. The alkene is, जब आप एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हो तो जो कंपाउंड है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और 2-पेंटेनोन और इथेनॉल जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिलते हैं। आपको बताना है एल्कीन क्या कौन सा है। तो जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड से ब्रेक होता है जहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इनको 2-पेंटेनोन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3 3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये आपका 2-पेंटेनोन है एंड इथेनॉल, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है आपका CH3CHO। सिंपली आपको जो है जहां से ऑक्सीजन एटम है वहां से आपको इनको ज्वाइन करना है, रिलीज हो रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा एल्कीन CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH सिंगल CH2 एंड CH3, ये आपका एल्कीन बनेगा यहाँ पे, यानी कि क्या है आपका हेक्सीन है। यहाँ पे आपको सेकेंड उस पे 2 मिथाइल जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ट्रिमिथाइल 2 हेक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। स्टेटमेंट्स गिवन है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, वो आपको बतानी है। फर्स्ट स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन ये किसको फेवर करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड को फेवर करता है, आयनिक बॉन्ड को फेवर नहीं करता है। सेकंड लो IP ऑफ कैटायन एंड हाई EA ऑफ एनायन, ये जो है आपका जो फेजोन रूल है, लो IP जो है मेटल्स में कैटायन इजीली फॉर्म हो जाता है और जो हाई E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नॉन मेटल्स में हेल्प करती है एनायन बनाने में। देन लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन लेस चार्ज, फोर्थ लेस लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे लेस एनर्जी नहीं होती, हाई लैटिस एनर्जी होती है। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि B और जो C स्टेटमेंट है आपकी वो यहाँ पे करेक्ट है, बाकी दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 139, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज A एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोट A/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो आपको बताना है। रिफ्रैक्टिंग एंगल A गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है। तो जो प्रिज्म फॉर्मूला है
म्यू कितना हो जाएगा आपका साइन ए प्लस का एम साइन ए बाई 2। ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला है। यहाँ पे म्यू आपको कितना गिवन है, कोट ए बाई 2 गिवन है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन को और जो है इक्वेट करेंगे। अब आप कोट ए बाई 2 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को इक्वेट करेंगे। cos a by 2 sin a by 2 is equals to sin a plus delta m plus divided by 2 साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका cos a by 2 is equals to sin a plus delta m divided by 2। नाउ अब cos a by 2 जो है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, is equals to sin 90 माइनस a by 2 आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा m, और यहाँ पे जो आपका प्रिज्म एंगल है वो कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 2a, यानी कि 180 माइनस 2a। सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको बेस के स्ट्रेंथ के। सो यहाँ पे आपको जो है एनिलीन गिवन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन गिवन है, मेटा नाइट्रो एनिलीन गिवन है एंड पैरा मिथॉक्सी एनिलीन गिवन है। तो यहाँ पे हम एनिलीन को अगर बेस लेके रेफरेंस लेके चलते हैं तो जो हमारा ऑर्डर है वो रहेगा सबसे ज्यादा आपका पैरा मिथॉक्सी जो एनिलीन है वो रहेगा, देन आपका रहेगा एनिलीन, देन मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड लास्ट में आपका रहेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम आर। 4 क्वांटम नंबर्स बताने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे पोटेशियम की तो है आर्गन 4s1, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n है, देन सबशेल आपका s है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, m आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस 0 एंड l लास्ट s की वैल्यू जो है आपकी प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी का एग्जाम्पल कौन सा है? एनालॉजी मीन्स जो फंक्शन तो सेम परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फर्स्ट, हैंड्स ऑफ मैन एंड लेग्स ऑफ वॉर, दोनों इक्वल लिम्स हैं। थर्ड सेकंड, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल डेवलप फ्रॉम सेम एम्ब्रॉयडिंग टिश्यू, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है आपके। थर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ये आपका एनालॉगस ऑर्गन है, दोनों का जो फंक्शन सेम है लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट है, तो ये एनालॉगस ऑर्गन में आपका आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143, चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जीनस, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज एंड फैमिली, इनको आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें लगाना है।
तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो बनेगा CBAD। सबसे पहले क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, बीओडी इज कनेक्टेड विद। बीओडी आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये किस पे से कनेक्ट है? फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड माइक्रोब्स, थर्ड माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो ये माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर दोनों पे ही डिपेंड करता है। जो पानी है उसमें कितने डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स, तो वो आपका बीओडी कहलाता है। ये पोल्यूशन लेवल को इंडिकेट करता है। Question number 145, of the following statements PMA is used in making eye lenses। ये स्टेटमेंट सही है। जो PMME है इनको हम ऑक्यूलर लेंस जो होते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस में यूज करते हैं। सेकंड, लाइनोन 66 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है उसका यूज नहीं करते हैं। ये जो है बना होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सिन मिथाइलिन डाइअमीन, इससे बना होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड, नाइलॉन इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फोर्थ, वल्कनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडईयर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। सो बी स्टेटमेंट को छोड़ के ए सी एंड डी सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, क्रेन्स एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड। क्रेन्स एनाटॉमी जो है किसमें पाई जाती है? जो क्रेन्स एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट्स में मिलती है, जहाँ पे जो आपके वस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल शीट जो सेल्स होते हैं, वो वस्कुलर बंडल को जो है चारों तरफ से उसके चारों तरफ अरेंज होते हैं। मेनली मेज शुगर केन में आपको ये देखने को मिलती है, और उनका मेन रोल क्या होता है क्रेन्स एनाटॉमी का? जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके रेट को डिक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री। इसमें से कौन सा फाइलम है जिसमें एनिमल्स जो रेडियल सिमेट्री से मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा, सेकंड एनालिडा, थर्ड एक्टिनोडर्माटा एंड फोर्थ प्लेटीहेलमिंथस। तो जो एक्टिनोडर्म्स होते हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। स्टारफिश एक कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे आपको रेडियो सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट, a bulb of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance L is in series with a source marked 100 volt 50 hertz. If the phase angle between the voltage and current is 5/4 radian, the value of L जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो फेज एंगल है यहाँ पे आरएल सर्किट में वो कितना है आपका? 10 पाई, और ये आपको कितना? XL/R, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे आपको? π/4। सो 10/π/4 कितना हो जाएगा आपका? 1, यानी कि आप ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं 1 इज इक्वल्स टू XL/R कितना है? 10, रेजिस्टेंस 10 गिवन है आपको, तो यहाँ से XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? XL इज इक्वल्स टू 10 ओम। नाउ अब XL का फॉर्मूला क्या होता है? 2πf L, वैल्यूज पुट करेंगे 10 इज इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, L आपको फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट करेंगे, L आ जाएगा आपका 10/314 नियरली 0.0318। ये आपका जो L है उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ये इंडक्टेंस आएगा। नेक्स्ट 149, बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इन हैविंग। बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा से कैसे डिफरेंट होते हैं? बैक्टीरिया में सेलुलर प्रेजेंट होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की, जबकि माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड 70S राइबोसोम्स एंड फोर्थ रिजिड सेल वॉल। सो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन व्हिच टेक प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर्स। कौन सी टर्म यूज करते हैं पॉलिनेशन में? क्लोज्ड फ्लावर्स में पॉलिनेशन के लिए। सो जो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं उनको उसमें
गैमीट जो है वो आपको देखने को मिलती है, सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स। बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करें।